हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में जो हमारा केस 2 था हमने उस पर बात की थी। केस 2 हमारा क्या था कि जब हमने वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट दोनों लिया था उस केस में हमने डिस्कशन की थी। ठीक है, चलिए तो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था, आज भी हम लोग एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है कंटेनिंग लिक्विड ए। एक्वस सॉल्यूशन में एक लिक्विड ए है जिसका मोलर मास आपको दिया हुआ 128 और कह रहा है कि ये 64% बाई वेट हैज़ वेपर प्रेशर। ये 64% है वेट के अकॉर्डिंग और इसका वेपर प्रेशर कितना है एक्वस सॉल्यूशन का 145 mm। ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और वाटर का वेपर प्रेशर आपको 155 दिया हुआ है, तो कहता है देन कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे हमें ए का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या है। देखो एक तो लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, ठीक है, और ये दिया क्या है 64% बाई वेट। बाई वेट इसका कितना परसेंट है 64% है। इस 64% का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि 64 ग्राम ये ए है और बाकी जो आपको 36 ग्राम बचा ये कौन होगा, वाटर होगा, क्योंकि सॉल्यूशन किसके साथ बना है एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब ए है और उसके साथ वाटर है। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि 64% बाई वेट का मतलब हो गया 64 ग्राम अगर ए है तो 36 ग्राम क्या होगा वाटर होगा। ठीक है, और ए का मोलर मास आपको दिया हुआ है ये कितना है 128। ठीक, अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों के मोल्स। तो मोल्स ऑफ ए निकालते हैं। मोल्स ऑफ ए क्या होगा, गिवन मास 64 अपॉन मोलर मास 128। तो इसके मोल्स कितने आ गए 2 मोल आ गए, ए के 2 मोल आ गए। अब चलो वाटर का निकालते हैं, मोल्स ऑफ बी मतलब सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे गिवन मास है 36 और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18। तो यहाँ से मिल गया, सॉरी ये 1/2 और ये आ गया 2 मोल्स। ठीक, जब मोल्स हमको मिल जाते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो देखो एक्स ए अगर निकालना है तो मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, ये एक्स ए हो गया और तो ये कितना आएगा 1/5। और एक्स बी निकालना है तो बी का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 1/2 + 2। तो यहां से ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये 1/5 है तो ऑटोमेटिकली ये कितना आएगा, ये 4/5 आएगा। अब देखो जब इतना हमने निकाल लिया तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब आपको गिवन क्या है टोटल प्रेशर, जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो आपको 145 दिया गया है और वेपर प्रेशर ऑफ बी ये आपको दिया है कितना दिया है 155। अब देखो अब हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल प्रेशर ये होता है P0 A इंटू एक्स ए प्लस P0 B इंटू एक्स बी। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज खाली रख दीजिए आप। तो ये तो 145 हो गया इज इक्वल टू P0 A हमें निकालना ही है इंटू एक्स ए की वैल्यू 1/5 प्लस P0 B आपका दिया हुआ है 155 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। यहाँ से सॉल्व किया तो अब हमें P0 A की वैल्यू मिली और वो वैल्यू कितनी आई, इसको आप सॉल्व करिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आएगी आपको 105 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए निकल के आ गया। यही हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो आपको आप पढ़ चुके हो, करना आसान है। समझ आ रहा, कोई चीज डिफिकल्टी कुछ दिखाई दे रही है, बस ये 64% बाई वेट जो दिया है इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। ठीक है,
चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा आइडियल सॉल्यूशन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अब इसको हम पॉइंट वाइज डिफाइन कर रहे हैं। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज, आइडियल सॉल्यूशन कौन होते हैं? विच फॉलो द राउल्ट्स लॉ, विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब पूरे इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब राउल्ट्स लॉ हमारा क्या था, हमने ग्राफ आपको बनाया सिखाया था ना। इस पे क्या था, प्रेशर था, इस पे क्या था, मोल फ्रैक्शन था। तो हमने आपको 3 लाइन ड्रॉ की थी ना। देखो ये हमारा क्या था, एक ये था और ये क्या था, टोटल प्रेशर। ये हमारा क्या था, टोटल प्रेशर। ये क्या था, P नॉट ए, मतलब ये क्या था, PA, और ये क्या था, PB था, और ये PT किसके इक्वल था, PA प्लस PB के इक्वल था। तो ये समझ में आ रहा है, यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पे XA की वैल्यू क्या होती थी, 0, यहां पे XA की वैल्यू 1 होती थी, यहां पे XB की वैल्यू 1 होती थी, और यहां पे XB की वैल्यू 0 होती थी। तो अब आइडियल सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जिसमें इस पूरे रेंज में ग्राफ क्या हो, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। मतलब एग्जैक्टली ग्राफ ऐसा ही होगा। राउल्ट्स लॉ के फॉलो करने का मतलब एग्जैक्टली यही ग्राफ बनेगा। तो हम बोलेंगे वो अगर सॉल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्म था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है फॉर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के इंटायर रेंज में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच, आइडियल सॉल्यूशंस वे होते हैं जिनमें क्या होता है कि P थ्योरेटिकल, जो वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल आता है और यही वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड के इक्वल हो जाए। मतलब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर दोनों बराबर होंगे, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो जो हमारा ये P थ्योरेटिकल है, ये किसके बराबर रहेगा, जो हम लोग PT निकालते हैं, और ये क्या निकालते थे, PA प्लस PB, इसी के इक्वल होता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। तो यहां से जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो क्या होता था, वो हमारा होता था वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। और ये ऑब्जर्व्ड कैसे निकालोगे, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम लोग वेपर्स को, प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, बाय इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैरोमीटर। तो उसके थ्रू जो मेजर करोगे और जो ये थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर आया, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हमने बोला कि पहला केस क्या था कि पूरे जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है फॉर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन की इंटायर रेंज में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा हमने क्या बताया कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके लिए वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल और वेपर प्रेशर ऑब्जर्व जो आते हैं दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात। चलो इस दोनों को नोट कर लो, तो फिर हम आगे बताते हैं आपको।
नोट किया? चलो अब तीसरा लिखिएगा। तीसरा क्या होगा? वे आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज, आइडियल सॉल्यूशन आर दोज इन विच, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ये क्या हो जाए? ये जीरो हो जाए। वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसे देखो दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जैसे आपने क्या किया, ये कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये आपने क्या लिया? सॉल्यूट, क्या लिया? सॉल्यूट, और इसका आपने क्या लिया? 5 ml लिया, ठीक। और आपने दूसरा क्या लिया? सॉल्वेंट, इसको आपने क्या ले लिया? 7 ml। 5 ml सॉल्यूट लिया, 7 ml सॉल्वेंट लिया, और इन दोनों का आपने मिक्स कर दिया तो क्या बना? सॉल्यूशन। क्या बना? सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कितना आ जाए? 12 ml आ जाए, इन दोनों को मिक्स किया और अगर सॉल्यूशन 12 ml आ गया तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। देखो अब डेल्टा वी कैसे निकालते हैं? डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वी ऑफ सॉल्यूट प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये दोनों, ये डिफरेंस जीरो हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन का वेट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट का सम अगर डिफरेंस निकालने पे जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ नहीं, मतलब इधर जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम उधर है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। इसका मतलब अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? चलो अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या होगा भाई? देखो आइडियल सॉल्यूशन आर दोज in which intermolecular force between AA, intermolecular force between BB and intermolecular force between A and B are equal. मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे कि ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, और ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अगर ये बराबर है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि एक हमने ये क्या ले लिया? ए ले लिया, ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है। ये ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर हमने एक बी लिया तो इनके बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक। अब हमने क्या किया? इन दोनों को उठा करके मिक्स कर दिया एक दूसरे बॉक्स में। अब यहां पे क्या आएगा? ए और बी के मॉलिक्यूल्स आएंगे और इनके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये हमारा सॉल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक। तो अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सब में बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। इसको ए को बोल सकते हो आप सॉल्यूट, सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, सॉल्यूट सॉल्यूट, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, अगर ये बराबर है तो इसका ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आ रहा है? ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, समझ गए? नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं।
समझ आ रही है ये चीज बच्चों? चलो नोट कर लिया। चलो अब देखो, अब हम लास्ट पॉइंट बताते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कब आइडियल हो सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज इन विच, कौन से सॉल्यूशन होंगे जिसमें चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में चेंज इन एंथैल्पी होगा ये किसके इक्वल होगा, इज 0। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब कि डेल्टा एच ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया ए और ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, कुछ बॉन्ड होंगे, और बी और बी के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अब क्या होगा, अब अगर इन दोनों को हमने मिक्स किया तो अब ए और बी के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अब देखो क्या है, जब इनके बीच में कोई बॉन्डिंग है तो हमें इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसे यहां पे भी क्या होगा, इनको अगर ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कि इसको हमने 5 जूल की एनर्जी प्रोवाइड की अपनी तरफ से, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने के लिए हमने मान लिया 5 जूल की एनर्जी हमने प्रोवाइड की। ठीक है, और मान लिया कि सेम बॉन्ड यहां भी था और यहां पे भी 5 जूल की हमने एनर्जी प्रोवाइड की। तो अब ये ब्रेक हो गए, अब इनको एक जगह मिक्स कर दिया। तो अब यहां पे जब ये नया बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। जितना एनर्जी हमने यहां दिया, अगर ये बॉन्ड बनने में अगर मान लिया कि 5 जूल एनर्जी ये रिलीज करता है, तो एक बॉन्ड बनने में 5 जूल रिलीज, तो 2 बॉन्ड बनने में कितना होगा, 10 जूल। तो अब यहां से देखो 10 जूल एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो हमने दिया कितना, हमने यहां पे एनर्जी कितनी लगाई, 10 जूल, और वहां रिलीज कितना कर रहा है, -10 जूल। तो ये क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये एंथैल्पी 0 हो गई तो हम बोलेंगे ये ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है, समझ में आ गया बच्चा? ओके, चलो तो एक बार हम इसको आपको समराइज कर देते हैं, सारे जो 5 पॉइंट पढ़े हम लोग उसको समराइज कर देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स की बात डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, हमने कहा कोई सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, पहली कंडीशन बोली कि अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब उसका ग्राफ राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। इस पे प्रेशर है, इस पे मोल फ्रैक्शन है। अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। दूसरा पॉइंट हमने कहा, क्या कहा, हमने बोला कि अगर P थियोरेटिकल, अगर वेपर प्रेशर थियोरेटिकल जो आप मेजर करते हो और P ऑब्जर्व्ड अगर मेजर करते हो, ये दोनों अगर बराबर हो गए तो हम बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, तीसरा हमने बताया कि डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 0। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशन को कि ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर है तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। लास्ट पॉइंट हमने क्या कहा, हमने कहा कि चेंज इन एंथैल्पी अगर 0 हो गई, डेल्टा एच अगर 0 हो गया तो वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब चलो
अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कौन से सॉल्यूशन हमारे आइडियल होंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से सॉल्यूशन हमारे आइडियल होंगे, तो देखो पहला एग्जाम्पल याद लिखना, बेंजीन प्लस टॉलुइन। बेंजीन प्लस टॉलुइन का जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये हमारा बेंजीन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H6, C6H6। और टॉलुइन में क्या होता है कि फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, बस कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ जाता है और इसका फॉर्मूला हो जाता है C7H8, C7H8। ये हमारा टॉलुइन है। इन दोनों का मिक्सचर जो होगा वो हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा आइडियल कहलाएगा। N-हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H14, इसका फॉर्मूला क्या होगा C6H14 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C7H16, CnH2n+2। तो ये हमारा N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही इथेन क्लोराइड और इथेन ब्रोमाइड, तीसरा एग्जांपल लिख लीजिए, इथेन क्लोराइड प्लस इथेन ब्रोमाइड, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा क्या था, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, 5 टर्म्स में इसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो वो 5 टर्म्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चीजें आपको आ गया होगा ना समझ में। चलो तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नोट कीजिएगा इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब देखो जैसे जो हमने उसमें दूसरा टर्म पढ़ा था, दूसरा टर्म हमने क्या पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, हमने पढ़ा था कि आइडियल के लिए पढ़ा था कि PTH, P थियोरेटिकल और P ऑब्जर्व्ड क्या होने चाहिए, बराबर होंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। ठीक, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो हमारा P थियोरेटिकल होगा ये डज नॉट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड। ठीक, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है कि P थियोरेटिकल मतलब थियोरेटिकल वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर बराबर नहीं होने चाहिए। अब देखो बराबर नहीं है तो फिर यहां से 2 केस अराइज होंगे, बराबर नहीं है तो इसका मतलब यहां से 2 केस अराइज होंगे। अब हम पहले केस की बात करते हैं, पहला केस और दूसरा केस क्या होगा देखिएगा। पहला केस क्या होगा कि अगर P ऑब्जर्व्ड ये ग्रेटर देन हो P थियोरेटिकल से, हमने ऑब्जर्व निकाला वो थियोरेटिकल से ज्यादा आ गया। दूसरा केस क्या होगा, P ऑब्जर्व्ड जो आया वो लेस देन P थियोरेटिकल आया। ठीक, ये 2 केस बनेंगे, यही 2 केस बनेंगे और कोई केस नहीं बनेगा। तो अब देखिए, अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका नाम दिया गया पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका नाम दिया गया पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसी तरीके से इसका नाम दिया गया निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका नाम पॉजिटिवली और इसका नाम निगेटिवली क्यों दिया गया, अब हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। चलो तो अब देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस की तरह हम लोग यूज करेंगे।
देखो पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब हो गया कि यहां पे जो आइडियल सॉल्यूशन था वो राउट्स लॉ को फॉलो करता था, ग्राफ उसका राउट्स लॉ की तरह होता था। अब यहां पे क्या होगा, पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब हो गया अब यहां पे जो इसका ग्राफ होगा वो राउट्स लॉ के ग्राफ से ऊपर होगा, पॉजिटिव में होगा, और यहां पे क्या होगा, निगेटिव में होगा, मतलब नीचे होगा। देखो कैसे, जैसे हमने राउट्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था, कैसा था भाई, ये था, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा X हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो इसका ग्राफ होगा पॉजिटिवली डेविएटेड का मतलब क्या हो गया, ये ग्राफ इसके ऊपर होगा, यहां भी ग्राफ इसके ऊपर होगा, और यहां भी ग्राफ इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है पॉजिटिवली डेविएटेड। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं कैसे, देखो क्या है कि जैसे मान लिया कि ये हमारा क्या हो गया, हमने कंटेनर लिया और यहां पे ए इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, और एक लिया बी और बी, इनके बीच में भी कुछ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो अब क्या होगा, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो अब जो मॉलिक्यूल्स मिले इनके बीच में, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन अब जब ए और बी दोनों एक साथ आ गए तो ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये डोंट लाइक टू ईच अदर। तो अब इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन फोर्स काम करने लगा, इनके बीच में क्या लगा, रिपल्सन फोर्स काम करने लगा। अब ये रिपल्सन फोर्स कहां से आया, देखो क्या हुआ कि जब इनमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये दूर दूर होंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी बॉयल हो जाएंगे, तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो पहले के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए ये इनका ग्राफ क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करो तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2O। आपने एथिल अल्कोहल और पानी को मिक्स कर दिया, तो अब इनका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इंडिविजुअल पहले वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, ठीक। तो अब देखो ये पहला पॉइंट था इसके लिए। अब आ जाते हैं इधर के लिए। जब हम यहां की बात करते हैं निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि यहां पे क्या होगा, सेम वही चीज है, यहां पे हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था राउट्स लॉ के लिए, ये हमारा टोटल प्रेशर था, ठीक है, इस पे हमारा प्रेशर था, इस पे मोल फ्रैक्शन था। अब क्या होगा, अब जब हम बात करेंगे नेगेटिवली डेविएटेड की, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा ग्राफ इसके नीचे जाएगा, यहां पे ग्राफ इसके नीचे जाएगा, यहां पे ग्राफ इसके नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे ये ए और ए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ये बी और बी था, ये भी एक दूसरे को पसंद करते थे, और जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो अब ये ए और बी मिले ना, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा लाइक करने लगे, इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो ये बहुत पास आ गए, बहुत पास आने की वजह से क्या हो गया, अब इनको तोड़ना कठिन काम हो गया, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देने पे ये बॉयल होंगे। तो अब इनका वेपर प्रेशर जो आएगा सॉल्यूशन का वो पहले से कम आएगा, इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसके नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिवली डेविएटेड, ये हमारा निगेटिवली डेविएटेड। इसका एग्जांपल लो, तो इसका एग्जांपल कोई भी एसिड ले लो और पानी ले लो, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में
काफी एक दूसरे को लाइक करते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, जिसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक, समझ आ रही बात? चलो, तो ये तो बात हो गई पहले पॉइंट की, लेकिन नोट कर लिया। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। ये पहला डिफरेंस है, ये पहला डिफरेंस है। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है, सेम वही है जो अभी बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज वीकर, कमजोर है, एज कंपेयर टू ए एंड बीबी। ए के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बीबी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो दोनों से क्या है, वीक है। ठीक, यहां पे क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा लिख लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी is greater than AA and BB। मतलब A और BB के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो AB में क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा। ठीक है, चलो अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो तीसरे पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, जो हमारा डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन होगा, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा यहां पे, और यहां पे क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। आइडियल के लिए क्या था, इक्वल टू जीरो था, लेकिन नॉन आइडियल के लिए इसके लिए ग्रेटर देन जीरो होगा, इसके लिए लेस देन जीरो होगा। अब देखो क्यों होगा, देखो जैसे ये हमारा ए मॉलिक्यूल्स थे, ये हमारा बीबी थे। हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। अब यहां पे जो ए और बी है ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब देखो रिपेल करेंगे तो इसका मतलब है वो दूर दूर जाएंगे। दूर दूर होने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब पहले जो वॉल्यूम था, अब जो वॉल्यूम बना ये वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब अब डेल्टा वी जो होगा वो क्या हो कहता है, वी ऑफ सॉल्यूशन माइनस वी ऑफ सॉल्यूट प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब ये क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। ज्यादा होने से क्या हो गया, डेल्टा वी जो आया सॉल्यूशन का ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया। समझ पा रहे हो? अब यहां पे देखो, यहां पे भी वही चीज है। यहां पे क्या है कि ये हमारा ए और ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये हमारा बीबी के मॉलिक्यूल्स थे। जब इन दोनों को मिक्स किया गया तीसरे कंटेनर में, जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो अब ये ए और ये बी ये क्या हो गए, काफी पास पास आ गए, एक दूसरे में घुल गए। एक दूसरे में जब घुल गए तो इसका मतलब क्या हो गया, अब पहले अलग अलग थे,
अब एक दूसरे मिक्सअप हो गया, जिसका मतलब अब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हुआ वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अब यहां से जो V डेल्टा V हम सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, ये क्या होता था, V ऑफ सॉल्यूशन माइनस V ऑफ सॉल्यूट प्लस V ऑफ सॉल्वेंट, इसकी बात करते थे। अब देखो यहां पे ये कम हो गया, इन दोनों का सम तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब अब यहां से डेल्टा V जो सॉल्यूशन का आया ये क्या आ गया, लेस देन 0। और यही केस होता है कि लेस देन 0 अगर आ गया तो ये हमारा निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा क्या होगा, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। देखो कैसे, एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है CH3COCH3, तो हम लोगों ने इसको फॉर्मूले को ऐसे बनाते हैं, H3C और O। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन हो गया। और अब बनाते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, तो Cl और H, CH3। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को हमने मिलाया तो अब यहां पे अभी तक इनके बीच में क्या था, वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था, इनके बीच में वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। अब जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो अब ये क्या बन गए, यहां से अब ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इसको ब्रेक करना आसान काम नहीं है, तो यहां से क्या होगा, अब जो ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, H बॉन्ड हो गया, और ये H बॉन्ड जो होता है आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होता है, पता है ये। चलो, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है, ठीक है, चलो नोट कर लिया ना। अब देखो हम चौथे डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। चौथा डिफरेंस क्या होगा, जैसे वहां 5 पॉइंट पढ़े थे, यहां भी 5 पॉइंट पढ़ लेते हैं कि डेल्टा H जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा सॉल्यूशन के, वहां पे क्या था, ये 0 था, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिवली डिवाइडेड में ये पॉजिटिव आएगा, निगेटिवली डिवाइडेड में ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। डेल्टा H सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो अब देखो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया A और A के बीच में कोई बॉन्डिंग है, ठीक है, और B और B के बीच में कोई बॉन्डिंग है, तो जब हमने मिक्स किया तो अब A और B के बीच में कोई बॉन्डिंग होगी। तो अब इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये 2 हो गया। अब देखो क्या है कि जैसे मान लिया इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी। जैसे मान लिया कि हमने इसको 10 जूल की एनर्जी दी, और मान लिया कि सेम टाइप का बॉन्ड यहाँ भी है, इसको भी 10 जूल की एनर्जी हमने दी। तो जब ये नया बना, ए बी बना, अब यहां पे क्या हो गया, ये वीक है, ये बॉन्ड वीक है, इसका मतलब अब यहां पे एनर्जी रिलीज होगी वो कम एनर्जी रिलीज होगी। मान लेते हैं कि 1 के कारण अगर 7 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 2 के कारण कितनी मिल होगी, 14 जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो अब यहां से देखो, यहां से आप एनर्जी दिए कितनी, 20 प्लस 20, और एनर्जी रिलीज कितनी हुई, -14। तो ये क्या आ गया, +6 आ गया, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं, हमने कोई एक एग्जांपल लिया है कि इसका बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें 10 जूल की एनर्जी देनी पड़ी, इसको भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी, और जो ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ
यहाँ पे एनर्जी रिलीज ये कितना करा कि एक बॉन्ड के लिए 7 जूल एनर्जी रिलीज किया तो 14 जूल एनर्जी रिलीज किया। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो गया +6 और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, जब यहां की बात करते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव है तो यहां पे क्या होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट है कि ए के बीच में कोई बॉन्ड है, बी और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, और जब ये मिक्स हुआ तो ए और बी के बीच में कुछ बॉन्ड हुआ, इसको बैलेंस कर लिया। अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ कि इसको मान लिया ब्रेक करने में 10 जूल एनर्जी दिया, यहां पे भी 10 जूल एनर्जी दिया। अब क्या हुआ, अब ये दोनों क्या एक दूसरे को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो इसका मतलब एनर्जी भी अधिक रिलीज करेगा। तो अब यहां पे अगर एक ने 12 जूल एनर्जी रिलीज की तो दोनों ने मिलकर कितना किया, 24 जूल। तो अब यहां पे अगर डेल्टा H की बात करें, हमने एनर्जी दी कितनी 20, लेकिन रिलीज कितनी हुई 24, तो यहां से क्या आ गया -4, और ये क्या है, निगेटिव है। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब लास्ट जो हमने पहले ही बता रखा है उसको एक बार लिख के उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो, हमने बताया था पहले में, क्या बताया था, इसको 5वें में बना देते हैं। जैसे इसके लिए बताया था कि P ऑब्जर्व्ड ये क्या होगा, ग्रेटर देन P थियोरेटिकल होगा, और इसके लिए क्या बताया था कि P ऑब्जर्व्ड जो होगा ये लेस देन P थियोरेटिकल होगा, बताया था, पहला ही पॉइंट था ये। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये याद आपको रखने पड़ेंगे। जैसे देखो, आपने क्या ले लिया, मैथिल अल्कोहल CH3OH और आपने H2O का मिक्सचर ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। ठीक, दूसरा आपने क्या लिया, एथिल अल्कोहल C2H5OH और वाटर, ये क्या बनाएंगे, ये आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा और ये निगेटिवली डेविएटेड होगा। तीसरा क्या होगा, मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लिया और एसीटोन ले लिया, CO2 और एसीटोन। ठीक, अगला क्या लिया, अगला जैसे मान ले लिया कि हमने ले लिया CCl4 प्लस एसीटोन, तो ये हमारे क्या हो गए, ये पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हो गए, आपको याद रखने हैं। अब आ जाइए इधर क्या क्या एग्जांपल्स होंगे। जैसे यहां पहला एग्जांपल होगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिख लीजिए, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। और एग्जांपल आप लिख लीजिए, और क्या लीजिए, जैसे आपने कोई भी एसिड ले लिया HCl प्लस H2O, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। चौथा और इंपॉर्टेंट ये क्या है, जैसे आपने ले लिया HNO3 और H2O, HNO3 और H2O, इसका सॉल्यूशन ले लिया। और पांचवा आपने क्या किया, आपने फिनॉल लिया, फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल PHENOL और एनिलीन एनिलीन। देखो, फिनाल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया आपने और एक के साथ आपने क्या जोड़ दिया, OH। ठीक, और एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा, बस क्या होगा, यहां पे NH2 जुड़ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एनिलीन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल में आप ये एग्जाम्पल देंगे, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो। तो ये समझ में आ गया होगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने आपको बता दिया सारा। तो ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। ये पूरा टॉपिक जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने बताया, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। आप ये सारा नोट कर लो। नोट करने के लिए क्या करो, आप पॉज कर लिया करो, या पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आराम से लिखा करो। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो, तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पढ़ चुके हैं। तो बाकी जो 4 बचे हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीजें पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।